नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव और मैं आपका वसुधैव ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी दी थी। इसमें हमने टोटल 12 अध्याय के बारे में आपको बताया था, जिसमें पहला अध्याय हमने सेलेक्ट किया था जो है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हमने कुछ चीजें बताया था जिसको हम एक दो बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। इसमें हमने बताया था कि पहला हमारा है पदार्थ। पदार्थ आखिर होता क्या है? तो इसमें हमने बताया था कि हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग रहता है। इस विश्व में प्रत्येक जो भी वस्तु है, ये जिन भी सामग्री से बनी होती है, इन्हें वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जैसे कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, यहाँ तक कि बारिश के पानी की एक बूंद, पत्थर, तारे, पौधे, पशु पक्षी, सजीव निर्जीव जितनी भी चीजें हैं, ये सब पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इन सभी वस्तुओं का एक द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं, जिसे आयतन कहा है। इसका मात्रक घन क्यूब होता है। साथ में हमने बताया था कि चूंकि जो ये पदार्थ है, इसकी खोज आज तो हुई नहीं है, तो भारत के जो पुराने दार्शनिक थे, जो हमारे प्राचीन काल के दार्शनिक थे, उनका ये मानना था कि जो पदार्थ का निर्माण है वो पंच तत्व से हुआ है। अब ये पंच तत्व क्या थे? पंच तत्व हमारे थे वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। तो इन्हीं पंच तत्व के माध्यम से पदार्थ का निर्माण हुआ और इसी पदार्थों से इन सभी वस्तुओं का निर्माण हुआ, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, उनका भी लगभग यही मत था। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला भौतिकी गुणधर्म और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा ये है, इसमें हम जानते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप है क्या। तो इसमें हम देखते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। तो बहुत समय तक पदार्थ के प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली विचारधारा क्या थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत है। जैसे हम अभी लकड़ी का कभी कोई टुकड़ा देखते हैं, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो परत वाइज एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाए रखते हैं। तो ये विचारधारा था कि जो पदार्थ भी है वो इसी तरह से लेयर वाइज बना होता है, जिस तरह के लकड़ी के टुकड़ा होता है उसी तरह से सतत होता है। दूसरी विचार क्या धारा थी कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आपने रेत उठा के देखा, उसमें छोटे छोटे कई कण होते हैं। तो ये माना गया कि जो पदार्थ है वो भी रेत के कणों की तरह मिलकर ही बना है। तो अब ये जो हमारी विचारधारा थी, ये दोनों, इसको हम कैसे जाने कि क्या सही है? तो इसका एक ही माध्यम है कि क्रियाकलाप यानी प्रयोग। तो क्रियाकलाप के माध्यम से पदार्थ के स्वरूप के बारे में तय करते हैं कि पदार्थ सतत है या कणों से मिलकर बना है। तो हमारा पहला क्रियाकलाप क्या है कि हम एक 100 ml का बीकर लेते हैं, इसमें आधा पानी भर लेते हैं। तो क्या लिखा है कि एक 100 ml का बीकर लें, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा लें। मतलब बीकर लिया, उसमें आधा जल भरा और एक निशान लगा कि हाँ यहाँ तक का ही जल है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोलें। हमने नमक लिया या शर्करा अर्थात चीनी को लिया और उसे बीकर में डाला और कांच के छड़ की मदद से घोल लिया। तो अब हुआ क्या ये जानते हैं। जल के स्तर में आए बदलाव को चेक करते हैं। हमने जहां पर निशान लगाया था, हम उसको चेक करते हैं, पाते क्या कि जल अपने स्थान पर ही है। अपने स्थान पर तो आखिर नमक का हुआ क्या? तो अब देखते हैं बदलाव क्या है कि आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, हमें ये जांचना है। ये कहां गायब हो गया ये देखना है। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो हम ये जो हमारे प्रश्न है कि नमक या शर्करा का हुआ क्या, कहां गायब हो गया यह नमक, और जल के स्तर में क्या अंतर आया,
इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम मान लेते हैं कि पदार्थ कणों से बने होते हैं, तभी हम पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या। क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि बीकर लिया गया है, इसमें जो पानी है उसको बहुत ज्यादा जूम कर लिया गया, लाख गुना अरवर्धित किया गया, मतलब कोई जूम कर लिया गया, जो देखा गया कि इसमें जल के कण हैं। इसमें हम देख क्या रहे हैं कि जो जल के कण हैं, जो उनके बीच में बहुत सारे जो रिक्त स्थान है, एक दूसरे से दूर दूर है। जब हमने नमक या शर्करा के कण डाला और उसको हिलाया तो क्या हुआ कि जो उनके बीच में जगह था उसमें ये लाल रंग के जो स्पॉट बने हैं वो भर गए, उन जगहों को नमक या चीनी ने ग्रहण कर लिया, समावेशित हो गया। तो हम क्या पाते हैं इस चित्र में कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो जल के कणों के बीच, यहां होगा जल के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित, यानी उसमें घुल जाता है, गायब हो जाता है। तो यहां तक आप पहले नोट कर लीजिए, इसका चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर से लिख लीजिए, 2 मिनट का समय है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिए अपने नोट्स को बनाने के लिए, फिर इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। नोट की तो उस चीज को बच्चों आपने लिख लिया होगा। तो अब हम ये जान लिए हैं कि जो हमारा पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो कण होते हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। तो इसके लिए हमारा 1.1.2 हेडिंग आता है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो हम ये कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके लिए भी हम फिर से एक प्रयोग करेंगे। तो हमारा क्या क्रियाकलाप होगा कि हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml का पानी में घोल देते हैं। एक बीकर लेते हैं जिसमें 100 ml पानी लेते हैं और इसमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को घोल देते हैं। होता क्या है, जब हम घोलते हैं तो वो पूरा पानी रंगीन हो जाता है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml के जल में मिला देते हैं। क्या करते हैं, इसमें से 10 ml हम निकाल लेते हैं पानी, जो रंगीन पानी है, और एक नेक्स्ट दूसरा बीकर लेते हैं और उसमें केवल 90 ml पानी रखते हैं और उस 90 ml पानी में इस 10 ml पानी को मिला देते हैं। तो जैसे ही ये 10 ml का पानी हम मिलाते हैं तो वो 90 ml का पानी 100 ml में बदल जाता है और क्या करता है, उस पूरे पानी को रंगीन कर देता है, यानी ये 100 ml भी हो जाता है और रंगीन भी हो जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर उपरोक्त घोल यानी इस घोल में से फिर 10 ml निकालते हैं रंगीन पानी को और फिर 90 ml के एक नेक्स्ट बीकर में डाल देते हैं। होता क्या, फिर ये 100 ml में बदल जाता है और ये भी पानी रंगीन हो जाता है। इस प्रकार हम 5 से 8 बार विधि से तनुकृत करते हैं, अर्थात पुनरावृत्ति इसका करते हैं। तो होता क्या है, अब क्या परिवर्तन आता है, क्या जल अब भी रंगीन होता है? तो हाँ, देखते हैं, ये हम कई बार करने के बाद भी हमारा पानी जो है रंगीन ही रहता है, वो 100 ml बन जाता है और रंगीन ही रहता है। हालांकि ये रंग बहुत फीका होता चला जाता है लेकिन रंगीन फिर भी बना रहता है। तो चित्र 1.2 अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर भी घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यानी ये क्रिया बार बार करने के बाद भी जो है हमारा पानी रंगीन रहता है, भले वो हल्का हो जाता है लेकिन एकदम से पृथक नहीं होता, पानी रंगहीन ही होता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा रंगीन हो जाती है। क्या मतलब है कि हम प्रयोग में देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के बस कुछ ही क्रिस्टल जो है, 1-2 क्रिस्टल ही पानी में डालते हैं
और पूरे पानी को लगातार रंगीन करता है। भले उसे 10 ml निकाल के 90 ml में डालते हैं, फिर वो इसी तरह से रंगीन हो जाता है, लाल हो जाता है। ऐसे करते करते हम लास्ट तक भी देखते हैं, चाहे जितना पानी बदलते रहते हैं, लेकिन वो रंग उसका बना रहता है, भले वो रंग हल्का हो जाता है। तो देखते क्या है, इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं, यानी एक क्रिस्टल में ही कई सूक्ष्म कण होते हैं। इसलिए कहा गया ना कि कणों से ही मिलकर पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो कई सूक्ष्म कण होते होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित, ये जो कण भी है ये भी अपने छोटे छोटे कणों में विभाजित, अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पोटेशियम परमंगनेट की जगह अगर ये प्रयोग हम पोटेशियम परमंगनेट नहीं आ पाए तो उसे 2 ml डेटॉल को लेकर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं कि हम जब 2 ml डेटॉल लेते हैं और उसे एक बाल्टी भर पानी में भी डाल देते हैं तो भी उसमें जो है 2 ml डेटॉल डालने पर भी चाहे जितना पानी चेंज कर दे उसमें महक बरकरार रहती है। यह हमने अपने घर में प्रयोग कई बार देखा भी होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे अपने आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो ये यहाँ तक का इसको आप लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम पढ़ाते हैं। 2 मिनट का समय है, इसे आप अपने नोट्स में उतार लीजिए, लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आगे इसकी चर्चा करते हैं। चलिए, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे इसके बारे में बताते हैं। तो बच्चों आपने उसे नोट कर लिया होगा। चलिए, तो फिर हमने देखा कि हाँ, पदार्थ के कण जो है बहुत ही कई सूक्ष्म कणों में विभाजित रहते हैं और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जानकारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हम क्या देखते हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी यहाँ प्राप्त होगी। तो हमारी पहली हेडिंग है इसमें जो है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। ये हमारी एक हेडिंग है। भाई, पदार्थ हैं तो उनके अंदर कुछ एक गुण भी होंगे। तो पहला गुण हमें क्या खोजना है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम प्रयोग देखते हैं। जो पिछला प्रयोग है हमने देखा कि जो है जो क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में क्या था कि 1.1 और 1.2 में जब नमक, शर्करा या डेटॉल या पोटेशियम परमंगनेट के कण समान रूप में पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। कहने का क्या मतलब है, हमने जब पिछला प्रयोग कराया था तो उसमें दिखाया था क्या कि जो हम पहला जो प्रयोग दिखाया था कि हाँ, बीकर में जो है पानी जो हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम पहले प्रयोग में हमने दिखाया था कि जो है पानी होता है तो पानी में क्या हम जो नमक के कण डालते हैं, ये पानी के जो है क्रिस्टल होते हैं। सूक्ष्म देखिए तो पानी के क्रिस्टल होते हैं। इसमें जब हम नमक डालते हैं, ठीक है, नमक डालते हैं तो नमक घुलकर इन कणों के पानी के जो कण होते हैं उनके बीच के जो रिक्त स्थान यानी गैपिंग होती है
उसमें समावेशित हो जाता है, उसमें मिल जाता है। तो पहला तो प्रयोग हमने ये दिखाया था। दूसरा प्रयोग जब हमने दिखाया था कि उसमें क्या होता है, पोटेशियम परमंगनेट डालते हैं 100 ml के पानी के बीकर में, और उसमें से 10 ml निकाल के दूसरे 90 ml के बीकर में डालते हैं। इस प्रकार कई बार करने के बाद भी पानी का कलर रंग ही रहता है, रंगीन ही रहता है, उसका रंग गायब नहीं होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एक पदार्थ के जो कण होता है वो दूसरे पदार्थ के जो कण के बीच के जो रिक्त स्थान होता है उसमें समावेशित हो जाता है, उसी में जुड़ जाता है, मिल जाता है। ठीक है, तो ये इससे हमें ये क्लियर होता है कि हाँ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच के स्थान में समावेशित हो जाता है। अब दूसरा क्या गुण होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें जो है कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। तो पहला क्रियाकलाप जो हमारा 1.3 क्रियाकलाप क्या होगा कि अपनी एक कक्षा में जो है, कक्षा या अपने घर में ही इसको प्रयोग को कर सकते हैं। क्या करें कि कक्षा के किसी एक कोने में बुझी हुई अगरबत्ती रख दे, कोई ऐसी अगरबत्ती ले लें जिसमें महक हो और उसे जलाए नहीं, ऐसे ही बुझी हुई एक कोने में रख दें। अब क्या होता है कि उस अगरबत्ती के महक को पाने के लिए उस अगरबत्ती के करीब हमको जाना पड़ता है। जब हम उसके करीब होते हैं तब उसकी महक महसूस होती है, दूर अगर हो जाते हैं तो उतनी महक महसूस नहीं होती या फिर नहीं के बराबर महसूस होती है। फिर क्या करते हैं, अगर जब 2 ml डेटॉल लेते हैं और उसे एक बाल्टी भर पानी में भी डाल देते हैं तो भी उसमें जो है 2 ml डेटॉल डालने पर भी चाहे जितना पानी चेंज कर दे उसमें महक बरकरार रहती है। यह हमने अपने घर में प्रयोग कई बार देखा भी होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे अपने आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो ये यहाँ तक का इसको आप लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम पढ़ाते हैं। 2 मिनट का समय है, इसे आप अपने नोट्स में उतार लीजिए, लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आगे इसकी चर्चा करते हैं। चलिए, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे इसके बारे में बताते हैं। तो बच्चों आपने उसे नोट कर लिया होगा। चलिए, तो फिर हमने देखा कि हाँ, पदार्थ के कण जो है बहुत ही कई सूक्ष्म कणों में विभाजित रहते हैं और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जानकारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हम क्या देखते हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी यहाँ प्राप्त होगी। तो हमारी पहली हेडिंग है, इसमें जो है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। ये हमारी एक हेडिंग है। भाई, पदार्थ हैं तो उनके अंदर कुछ एक गुण भी होंगे। तो पहला गुण हमें क्या खोजना है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम प्रयोग देखते हैं। जो पिछला प्रयोग है हमने देखा कि जो है जो क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में क्या था कि 1.1 और 1.2 में जब नमक, शर्करा या डेटॉल या पोटेशियम परमंगनेट के कण समान रूप में पानी में वितरित हो गए, इस प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। कहने का क्या मतलब है, हमने जब पिछला प्रयोग कराया था तो उसमें दिखाया था क्या कि जो हम पहला जो प्रयोग दिखाया था कि हाँ, बीकर में जो है पानी जो हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम पहले प्रयोग में हमने दिखाया था कि जो है पानी होता है
तो पानी में क्या हम जो नमक के कण डालते हैं, ये पानी के जो है क्रिस्टल होते हैं। सूक्ष्म देखिए तो पानी के क्रिस्टल होते हैं। इसमें जब हम नमक डालते हैं, ठीक है, नमक डालते हैं तो नमक घुलकर इन कणों के, पानी के जो कण होते हैं उनके बीच के जो रिक्त स्थान यानी गैपिंग होती है उसमें समावेशित हो जाता है, उसमें मिल जाता है। तो पहला तो प्रयोग हमने ये दिखाया था। दूसरा प्रयोग जब हमने दिखाया था कि उसमें क्या होता है, पोटेशियम परमंगनेट डालते हैं 100 ml के पानी के बीकर में और उसमें से 10 ml निकाल के दूसरे 90 ml के बीकर में डालते हैं। इस प्रकार कई बार करने के बाद भी पानी का कलर रंग ही रहता है, रंगीन ही रहता है, उसका रंग गायब नहीं होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एक पदार्थ के जो कण होता है वो दूसरे पदार्थ के जो कण के बीच के जो रिक्त स्थान होता है उसमें समावेशित हो जाता है, उसी में जुड़ जाता है, मिल जाता है। ठीक है, तो ये इससे हमें ये क्लियर होता है कि हाँ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच के स्थान में समावेशित हो जाता है। अब दूसरा क्या गुण होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें जो है कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। तो पहला क्रियाकलाप जो हमारा 1.3 क्रियाकलाप क्या होगा कि अपनी एक कक्षा में जो है, कक्षा या अपने घर में ही इसको प्रयोग को कर सकते हैं। क्या करें कि कक्षा के किसी एक कोने में बुझी हुई अगरबत्ती रख दे, कोई ऐसी अगरबत्ती ले लें जिसमें महक हो और उसे जलाए नहीं, ऐसे ही बुझी हुई एक कोने में रख दें। अब क्या होता है कि उस अगरबत्ती के महक को पाने के लिए उस अगरबत्ती के करीब हमको जाना पड़ता है। जब हम उसके करीब होते हैं तब उसकी महक महसूस होती है। दूर अगर हो जाते हैं तो उतनी महक महसूस नहीं होती या फिर नहीं के बराबर महसूस होती है। फिर क्या करते हैं, अगरबत्ती को हम जला दें, अगरबत्ती को जला दें और उसके बाद उसके धुएं को उठने दीजिए। जो है क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? इस प्रेक्षण को आप नोट करें। क्या होता है, आप अगरबत्ती जलाए तो उसकी महक उठने लगी, तो आप उस चीज़ को महसूस कीजिए, उसको अपने प्रेक्षण में नोट कीजिए कि होता क्या है। फिर एक इसमें और एक क्रियाकलाप करके देखते हैं जिसे हमने 1.4 का नाम दिया। क्या करते हैं, इसमें जल से भरे 2 गिलास या बीकर लेते हैं। पहले बीकर के एक सिरे में सावधानी से हम 1 बूंद लाल अथवा नीले रंग की स्याही का 1 बूंद गिराते हैं और दूसरे बीकर में शहद डाल लेते हैं। 2 बीकर लेते हैं या जल से भरा हुआ गिलास लेते हैं। उसमें एक गिलास में जो है हम बहुत ही सावधानी से लाल रंग की या भी नीले रंग की स्याही को ड्रॉप कर देते हैं, डाल देते हैं और दूसरे बीकर में क्या होता है, शहद को डालते हैं। अब हमें देखना क्या है कि इसको घर के किसी कोने में रखकर अपने प्रेक्षण में नोट करते हैं कि होता क्या है आगे। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद क्या देखते हैं आप, ये नोट करना है। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आप क्या होता है, ये आपको नोट करना है। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितना समय लगता है, दिन लगता है, घंटे लगते हैं या मिनटों में काम होता है, ये आपको अपने प्रेक्षण में नोट करना है। तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लिए, क्योंकि हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, जगह कम है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर इसके आगे बाद एक और क्रियाकलाप आपको हम बताएंगे उसके बारे में, तब ये हमारा पूरा बनेगा कि हाँ, क्या उसमें कणों में, पदार्थ के कणों में गतिशीलता होती है या नहीं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वसुधरे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के लिंक को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 मिनट के अंदर, फिर इसके बाद आगे इसके बारे में पढ़ाते हैं। तो हमने देखा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। हमने पहला गुण देखा कि जो है, जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। अब दूसरा गुण क्या है, हमने देखा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये हमें जानना है कि क्या जो है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रयोग हमने बताया था।
एक क्रियाकलाप क्या बताया था कि हाँ कि एक कोने में हम जो है बुझी हुई अगरबत्ती रख देते हैं, उसे हम जब करीब जाकर सूंघते हैं तो उसकी सुगंध महसूस होती है, लेकिन जब उसे जलाकर रख देते हैं तब क्या होता है, दूर जाने पर क्या महसूस होता है, उसको हम अपने प्रेक्षण या उसका ऑब्जर्वेशन करके करते हैं, उसे नोट करते हैं। और उसी में एक प्रयोग हमने और बताया 1.4 कि 1.4 कि जल से भरे 2 गिलास का बीकर लेते हैं, जल से भरे 2 गिलास या बीकर लेते हैं। पहले बीकर के एक सिरे में सावधानी से लाल या नीले रंग की स्याही की बूंद डाल देते हैं और दूसरे में हम शहद डाल देते हैं। इसको घर या क्लासरूम के किसी एक कोने में रख देते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या प्रेक्षण में नोट करते हैं कि स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद क्या होता है, या शहद के बूंद को डालने के बाद क्या होता है, स्याही के रंग पूरे जल में एक समान वितरित होने में कितना समय लगता है, कितना दिन, घंटे या मिनट लगते हैं। तो हमने उसमें बताया था कि एक प्रयोग साथ में इसमें और हो, एक क्रियाकलाप और होगा ये जानने के लिए कि गतिशील होते हैं निरंतर या नहीं। तो क्या करते हैं कि क्रियाकलाप 1.5 में क्या होता है कि एक गिलास गर्म पानी से दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट डालें और एक और रख दें। क्या करें कि हम एक गिलास गर्म पानी लें और एक ठंडा पानी का गिलास लें। एक गिलास गर्म पानी में क्या करें, जो है पोटेशियम सल्फेट या एक गिलास गर्म पानी लें और एक दूसरा ठंडा गिलास पानी लें। तो हम क्या करें, इसमें जो है कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल को डाल दें और इसको हिलाएं नहीं, डालें। फिर इसको क्या करें, एक कोने में रख दें। फिर इसमें ऑब्जर्व क्या करें कि क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास के ठोस क्रिस्टल के ऊपर क्या दिखाई देता है, इसको ऑब्जर्व करें। समय बीतने पर क्या होता है, इस ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों, अगर ये बदलती भी है तो क्यों और कैसे। उपरोक्त क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे भी हम चर्चा करते हैं। इसके बारे में पूर्ण रूप से जानने के लिए देखते हैं क्या होता है। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर कर दीजिए अपने और दोस्तों के बीच। करके बताया कि पदार्थ के कणों के जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इस चीज़ को हमने बताया। अब दूसरा जो गुण था वो उसमें ये दिखाना था कि हाँ, जो पदार्थ के कणों की गतिशीलता, क्या उनमें गतिशीलता होती है कि नहीं, ये हमें दिखाना था। तो इसके लिए हमने जो है 1.3 और 1.4 प्रयोग बताया। तो 1.3 का जो प्रयोग था उसमें हमने क्या चीज़ बताया था कि जो है कि हमने बताया था कि हम एक अगरबत्ती लेते हैं, बुझी हुई अगरबत्ती, और उसे क्लास के किसी कोने में रख देते हैं। तो उस अगरबत्ती की जो महक है उसको सूंघने के लिए हमें उस अगरबत्ती के करीब जाना पड़ता है, पास जाना पड़ता है। लेकिन हम अगर उस अगरबत्ती को जला देते हैं मतलब क्या, जो है उसका जो है धुआं उठने लगता है। तो हम अगर दूर भी किसी और कोने में चले जाते हैं उस क्लास के, तो भी हमें उसकी सुगंध महसूस होती है। ठीक है, तो होता क्या है, ये हमें क्या दिखाता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या जो अगरबत्ती की महक की जो कण है वो गतिशील है या नहीं, इससे हमें ये ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद हमने इसको साबित करने के लिए एक और क्रियाकलाप किया 1.4। इसमें क्या किया कि जल से भरे 2 गिलास या फिर बीकर हमने लिया। फिर पहले बीकर में के एक सिरे में सावधानी से हमने इंक स्याही
चाहे वो लाल कलर का ले लें या नीले कलर का, उसको डाल देते हैं। दूसरे बीकर में क्या करते हैं, शहद डाल देते हैं। ठीक, अब हम इसे किसी कोने में रख देते हैं, क्लास के या अपने घर में किसी कोने में। अब यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो भी ऑब्जर्व करते हैं उसको हम नोट करते हैं। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद क्या होता है, क्या वो तुरंत मिल जाता है? शहद डालने के तुरंत बाद क्या होता है, वो इसको ऑब्जर्व करते हैं। स्याही का रंग पूरे जल में मिलने में या शहद को मिलने में कितना समय लगता है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया 1.4 क्रियाकलाप। अब हम साथ में एक और क्रिया करते हैं 1.5। इसमें क्या करते हैं, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमंगनेट डाल के क्रिस्टल डाल देते हैं और एक और रख देते हैं। इसको हिलाते नहीं हैं, एक और रख देते हैं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, जो क्रिस्टल हमने डाला उसको सतह पर बैठने दें। फिर क्या होता है, गिलास के ठोस क्रिस्टल के ऊपर क्या दिखाई देता है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। समय बीतने पर क्या होता है, ये ऑब्जर्व करते हैं। इस ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, इसको हम देखते हैं। क्या तापमान के साथ मिश्रण की दर बदलती है, अगर बदलती है तो क्यों और कैसे। अब ये चीज़ हम आपको पहले बता दे रहे हैं, ये जो 3 प्रयोग है। तो 1.3 में क्या किया कि हाँ, एक क्लासरूम है। 1.3 का जो हमने देखा प्रयोग जो है 1.3 में कि एक क्लासरूम है। क्लासरूम के किसी एक कोने में अगरबत्ती को हमने जला कर रख दिया और हम दूसरे कोने में खड़े तो उसकी महक महसूस होने लगती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कण, पदार्थ के कण हैं वो गतिशील होते हैं। अगर वो धुएं के रूप में है तो वो गतिशील होते हैं, वो गत करके एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। दूसरे में क्या हुआ कि हम जो है 2 बीकर लेते हैं या फिर पानी जल से भरा हुआ गिलास लेते हैं। एक में हमने ड्रॉप कर दिया स्याही, एक में हमने शहद डाल दिया। तो होता क्या है, स्याही बहुत तेजी से उस पानी में घुलकर उस पानी का कलर चेंज करके अपने रंग में करेगा। अगर लाल डालें तो लाल कलर कर देगा, अगर हमने नीले कलर का डाला तो उसे नीला कलर। शहद क्या होता है, वो धीरे धीरे अंदर जाता है, क्योंकि शहद का कलर विशेष कोई कलर होता नहीं है। येलो होता है तो पानी को बहुत हल्का सा येलो भी कर देता है, उसमें मिठास, क्योंकि शहद मीठा होता है उसमें मिठास ला देता है। लेकिन हाँ, ये टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि शहद गाढ़ा होता है, टाइम लेता है। अब हम जो ये हम 5वां प्रयोग करते हैं 1.5 जो है, इसमें क्या करते हैं कि एक गिलास गर्म पानी लेते हैं, एक गिलास जो है ठंडा पानी लिए रहते हैं। ठीक है, दोनों में हम या तो कॉपर सल्फेट ले लेते हैं या फिर पोटेशियम परमंगनेट का क्रिस्टल ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, उसको हिलाते नहीं, डाल देते हैं। हम वहाँ पर देखते हैं क्या है, हालांकि इसमें नोट नहीं, लेकिन हम वहाँ पर आप प्रयोग जब करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि जो ठंडा गर्म गिलास में होता है उसमें क्रिस्टल अपने आप जल्दी से ही घुल जाता है, लेकिन जो दूसरा गिलास जो ठंडा पानी का होता है उसमें समय लेता है, टाइम लेता है। ठीक है, समय भी लेता है। अब इसमें होता क्या है, अब यहीं पर एक सवाल उठता है कि क्या तापमान के साथ मिश्रण दर बढ़ती है। ठीक है, हाँ, अगर पानी गर्म रहता है या फिर हमने ये अगरबत्ती को जला दिया या फिर यहाँ पर जो है हमने जो पानी लिया है तो जो टेम्परेचर होता है उसमें ये हम यहाँ देख रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ, तापमान के साथ क्या मिश्रण दर, जो एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल में मिल रहा है उसकी दर क्या बढ़ जाती है। अगर ये होता है तो क्यों और कैसे ये। तो उपरोक्त क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 ये जो हमने 5 क्रिया किया है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि पदार्थ के कण जो है गतिशील होते हैं, इनमें गति होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान जैसे बढ़ता है तो इनकी गति जो है, कणों की गति भी बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर उनकी कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाए। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है ये आपने पिछले कक्षा में पढ़ भी लिया होगा। तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण
कण अपने आप एक दूसरे के साथ अंततः मिश्रित हो जाते हैं। मतलब हमने ये देखा कि जो पदार्थ के कण होते हैं, जैसे हमने पानी के कण में जो है जब नमक डाला था तो वो अंदर जाते ही एक दूसरे के स्थान को ले लेते हैं, घेर लेते हैं। जैसे हमने नमक डाला था तो जो पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान थे उनमें समावेशित हो गया था, तो अंततः क्या होता है, मिश्रित हो जाता है। ऐसे कणों का रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण ऐसा क्यों होता है, ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है, उनमें समावेशित हो जाने के कारण होता है। विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसा किसी ने क्वेश्चन आ गया जो है कि हाँ विसरण क्या है, तो विसरण क्या है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही आपस में मिल जाना विसरण कहलाता है। ठीक है, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण बहुत ही तेजी से होता है। तो यहाँ तक के बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे आप अपने नोट्स में लिख लीजिए या फिर इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर हम अपने जो है इस क्लास का एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ाएंगे। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वसुधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने और भी जो स्टूडेंट है, आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको जो है शेयर कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।